गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी मानवीय करुणा की दिव्य चमक का पेज नंबर 85-86। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ की शुरुआत करें इससे पहले इस पेज में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। ये स्टूडेंट इस पेज के कठिन शब्द, पेज नंबर 85-86। निर्लिप्त, परिमल, इंजीनियरिंग, सन्यासी, रैम्स चैपल, चिट्ठियों। इन शब्दों को आप लिख करके बोल करके बार बार अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पेज नंबर 85 और 86। ये स्टूडेंट फादर कामिल बुल्के का चित्र जो आपकी किताब में छपा हुआ है, और हम लोग पहले वीडियो में 85 का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था जिसमें फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व, लंबा कद, गोरा रंग, जो सफ़ेद चोगे से वस्त्र से ढका हुआ था, सफ़ेद भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, और उनकी बाहें हमेशा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। लेखक ने बताया है कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई। वह जानना चाहता है कि भगवान से कि ऐसे लोगों की मृत्यु इतना कठिन क्यों, जीवन के अंतिम समय में आकर के इतनी कठिन परीक्षा ऐसे लोगों को क्यों देनी पड़ती है। आइए शुरू करते हैं उससे आगे की पेज नंबर 85 पे। तो स्टूडेंट शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से जहाँ से मैंने पैर रखा है। फादर को याद करना। फादर को याद करना उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने के जैसा है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प में भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीष से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसा किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। यहाँ स्टूडेंट अंतिम लाइन में लेखक ने कहा है कि किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। यहाँ पर देवदार की छाया से क्या तात्पर्य है? देवदार एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, और यदि आप उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो उस पेड़ के नीचे आपको धूप, बरसात, जाड़े, हर प्रकार के मौसम में आपको वह पेड़ आपकी सुरक्षा करता है। आप उसके नीचे सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार लेखक कहता है कि यदि आप फादर के सानिध्य में हैं, उनके संपर्क में हैं, उनके संरक्षण में हैं, तो हर प्रकार की सुरक्षा, हर प्रकार की सांत्वना फादर कामिल आपको देते थे। आगे शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं।
देखिए देखिए, मैंने वह पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी भी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसकी याद दे? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर बाग की स्मृतियों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी। बहुत देर में उसकी शादी की। फादर एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। मैं भारत जाऊँगा। भारत की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण भी किया, नील पक्षी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि फादर कामिल बुल्के एक विदेशी होते हुए भी भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में कितना लगाव था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आकर के उनके मन में अचानक सन्यासी बनने की इच्छा हुई और सन्यास लेने वाला अपनी शर्त रख सकता है और उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मैं सन्यास ग्रहण करके भारत जाना चाहता हूँ। और वो भारत आए। 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़े। फिर कोलकाता से बीए किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उनके संरक्षण में उन्होंने वहाँ से शोध किया
और उसका विषय रखा राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े भी गए। बाद में उन्होंने मातरलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में अनुवाद किया नील पक्षी के नाम से। आगे चलकर सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। वहीं पर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रह करके 73 वर्ष की आयु पूरी करके फादर कामिल बुल्के इस साहित्य जगत अपनी कर्मभूमि भारत को छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, इस पर देखिए होमवर्क। भारत में आकर फादर कामिल बुल्के ने क्या क्या किया, उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए बताइए। मतलब भारत में उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन बिताया, क्या क्या किया, किन किन क्षेत्रों में किया, इन सभी का उल्लेख करते हुए आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।